नमस्ते। इस वीडियो में हम उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो रिमोट सेंसिंग का आधार हैं। यह इस बारे में है कि कैसे सनलाइट और एनर्जी पृथ्वी की सरफेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इन सिग्नल्स को सैटेलाइट्स द्वारा कैप्चर किया जाता है। इनसे हम लैंड, वाटर और एटमॉस्फेयर के बारे में सीखते हैं। रिमोट सेंसिंग वह साइंस है जो हमें अंतरिक्ष से हमारे प्लेनेट को देखने और उसका अध्ययन करने में मदद करती है। हमने पहले ही सीखा है कि रिमोट सेंसिंग एक विज्ञान और कला दोनों है। यह हमें वस्तुओं या क्षेत्रों के सीधे संपर्क में आए बिना उनके बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कैमरों या सेंसर्स का उपयोग करके दूर से अवलोकन करना। ये उपकरण अक्सर पृथ्वी के ऊपर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट या सैटेलाइट्स पर रखे जाते हैं। इन उपकरणों से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करके प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग करने में रिमोट सेंसिंग बहुत सहायक है। इसका एक बड़ा लाभ यह है कि यह उन ऊर्जा प्रकारों का पता लगा सकता है जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती, जैसे कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव एनर्जी। यह विशेष क्षमता रिमोट सेंसिंग डेटा को अत्यंत मूल्यवान बनाती है। जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, लैंड यूज प्लानिंग और हाइड्रोलॉजी के विशेषज्ञ अपने स्वयं के काम के लिए इसी डेटा से लाभ उठाते हैं। इसलिए रिमोट सेंसिंग एक साझा उपकरण बन जाता है जो कई क्षेत्रों को हमारे ग्रह को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है। रिमोट सेंसिंग इसलिए काम करता है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद हर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के प्रति अपने विशेष तरीके से रिएक्ट करता है। ये एक यूनिक सिग्नेचर बनाता है जो उसके मटेरियल पर निर्भर करता है। इसमें से अधिकांश हिस्सा इस बात से आता है कि ऑब्जेक्ट्स सनलाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। सन हमारी एनर्जी का मुख्य स्रोत है, विशेष रूप से विजिबल लाइट, और अलग अलग सरफेस इसे अलग तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे हमें उन्हें पहचानने में मदद मिलती है। लेकिन ये केवल रिफ्लेक्टेड सनलाइट के बारे में नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर के सभी ऑब्जेक्ट्स गर्मी भी इमिट करते हैं, जिसे थर्मल एनर्जी कहा जाता है। ये एमिशन इस बात पर निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना है और उसका टेम्परेचर क्या है। दाईं ओर की इमेज को देखें। ये एक व्यक्ति के शरीर की इंफ्रारेड एनर्जी को दर्शाती है, जहां ढका हुआ हाथ भी डिटेक्टेबल हीट छोड़ता है। पृथ्वी की सरफेस भी ऐसी एनर्जी इमिट करती है। रिमोट सेंसर्स दूर से ही रिफ्लेक्टेड सनलाइट और एमिटेड हीट दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। इन वेरिएशंस का अध्ययन करके हम ऑब्जेक्ट्स को बिना छुए पहचान और समझ सकते हैं। यही रिमोट सेंसिंग की शक्ति है। रिमोट सेंसिंग में एक मुख्य विचार ब्लैक बॉडी शब्द है। एक ब्लैक बॉडी एक काल्पनिक वस्तु है जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी रेडिएशन को सोख लेती है, चाहे उसकी दिशा या फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। यह बिना कुछ रिफ्लेक्ट किए सभी वेवलेंथ्स पर लगातार रेडिएशन भी उत्सर्जित करती है। वास्तविक वस्तुएं इस तरह से एकदम सटीक नहीं होती। वे स्पेक्ट्रम के केवल कुछ हिस्सों में ही रेडिएशन उत्सर्जित करती हैं। एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर यह तय करता है कि वह कितनी एनर्जी उत्सर्जित करती है और किस वेवलेंथ पर पीक होता है। इसे वीन्स लॉ द्वारा समझाया गया है। यह हमें बताता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पीक वेवलेंथ छोटी हो जाती है। इसलिए गर्म वस्तुएं छोटी वेवलेंथ्स पर एनर्जी उत्सर्जित करती हैं। इसका उपयोग करके वैज्ञानिक केवल उस वेवलेंथ का पता लगाकर टेम्परेचर्स का अनुमान लगा सकते हैं जहां सबसे अधिक एनर्जी निकलती है। उदाहरण के लिए सूर्य 0.48 माइक्रोमीटर के पास सबसे अधिक एनर्जी उत्सर्जित करता है, जिसका अर्थ है कि इसका टेम्परेचर लगभग 6000 केल्विन है, जबकि पृथ्वी लगभग 300 केल्विन पर थर्मल इंफ्रारेड में 9.7 माइक्रोमीटर के पास उत्सर्जन करती है। यह ज्ञान हमें ऐसे सेंसर्स डिज़ाइन करने में मदद करता है जो हमारे ग्रह का अध्ययन करने के लिए सही प्रकार के रेडिएशन का पता लगा सके। रिमोट सेंसिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सबसे उपयोगी हिस्से विजिबल, इंफ्रारेड, थर्मल और माइक्रोवेव रीजन्स हैं। हमारी आंखें केवल विजिबल हिस्से का ही पता लगा सकती हैं, लेकिन कैमरे नियर अल्ट्रावायलेट से
नियर इंफ्रारेड तक काम कर सकते हैं, जो लगभग 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर है। थर्मल स्कैनर्स गर्मी को मापने के लिए थर्मल इंफ्रारेड रीजन में काम करते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स अधिक शक्तिशाली होते हैं और अल्ट्रावायलेट से लेकर थर्मल इंफ्रारेड तक का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। माइक्रोवेव और रेडार सिस्टम्स माइक्रोवेव रीजन में काम करते हैं, जो लगभग 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक की वेवलेंथ को कवर करता है। इनमें से प्रत्येक रीजन अलग अलग जानकारी प्रदान करता है, इसलिए स्पेक्ट्रम के सही हिस्से का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसका अध्ययन करना चाहते हैं। मानवीय आंख जो देख सकती है, उससे परे महसूस करने की यह क्षमता ही रिमोट सेंसिंग को हमारे ग्रह की खोज और समझ के लिए इतना मूल्यवान बनाती है। सूरज से निकलने वाली सोलर एनर्जी अर्थ सरफेस तक पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है। इस रास्ते में इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ स्केटर होता है और बाकी अंततः जमीन तक पहुंचता है। अल्ट्रावायलेट और ब्लू लाइट जैसी छोटी वेवलेंथ्स अधिक स्केटर होती हैं, जिसे रेले स्कैटरिंग कहा जाता है, और इसी वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। धूल, बादल और कोहरा सभी वेवलेंथ्स को समान रूप से स्कैटर करते हैं, इसीलिए वे सफ़ेद दिखते हैं। जब ऊर्जा अर्थ सरफेस पर पहुंचती है, तो यह मुख्य रूप से 4 तरीकों से इंटरैक्ट करती है: ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। ट्रांसमिशन तब होता है जब ऊर्जा आर पार निकल जाती है, जैसे कांच या साफ पानी से गुजरने वाली रोशनी। एब्जॉर्प्शन तब होता है जब कोई सतह रेडिएशन को सोख लेती है, जिससे वो काली मिट्टी की तरह गहरे रंग की दिखाई देती है। रिफ्लेक्शन तब होता है जब रेडिएशन वापस टकराकर लौटता है, जो चिकनी सतहों पर सामान्य है, जैसे लाल छत से रेड लाइट का रिफ्लेक्ट होना। स्कैटरिंग तब होती है जब खुरदरी सतहें रोशनी को कई दिशाओं में फैला देती है। हमारे ग्रह का अध्ययन करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा कैसे मदद करता है, इसे समझने के लिए ये इंटरैक्शंस महत्वपूर्ण है। रिमोट सेंसिंग एक श्रृंखला में सरल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एनर्जी का एक सोर्स होता है, जैसे कि सन या कभी-कभी एक आर्टिफिशियल सेंसर। यह एनर्जी स्पेस से होकर गुजरती है और एटमॉस्फेयर के माध्यम से आगे बढ़ती है, जहां यह स्कैटर, एब्जॉर्ब हो सकती है या स्वतंत्र रूप से गुजर सकती है। जब यह अर्थ सरफेस पर पहुंचती है, तो एनर्जी लैंड, वाटर या वेजिटेशन के साथ इंटरैक्ट करती है। कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। यह रिफ्लेक्टेड या एमिटेड एनर्जी फिर से एटमॉस्फेयर के माध्यम से ऊपर की ओर यात्रा करती है और सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट पर लगे एक सेंसर द्वारा कैप्चर कर ली जाती है। सेंसर इस एनर्जी को डिजिटल सिग्नल के रूप में रिकॉर्ड करता है, जिन्हें ग्राउंड स्टेशंस पर भेजा जाता है। स्टेशंस पर इन सिग्नल्स को प्रोसेस और स्टडी किया जाता है। यह प्रोसेस कच्चा सिग्नल्स को उपयोगी मैप्स और अर्थ के बारे में जानकारी में बदल देती है, जिसे हम जियोस्पेशल इंसाइट्स कहते हैं। प्रत्येक वस्तु विभिन्न वेवलेंथ्स पर अपनी विशिष्ट शैली में ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करती है। इसे इसका स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहा जाता है। इसे प्रत्येक वेवलेंथ पर सतह से टकराकर वापस आने वाली
इनकमिंग एनर्जी की मात्रा द्वारा मापा जाता है। सैटेलाइट सेंसर्स इसी जानकारी को कैप्चर करने के लिए बनाए जाते हैं। जब हम वेवलेंथ के विरुद्ध स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस को प्लॉट करते हैं तो हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है जिसे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व के रूप में जाना जाता है। यह कर्व अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यह हमें सैटेलाइट इमेजेस में विशेषताओं की पहचान करने के लिए सही वेवलेंथ बैंड्स चुनने में मदद करता है। लेकिन रिफ्लेक्टेंस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह मौसम, सीजन, दिन के समय और यहाँ तक कि सामग्री की भौतिक या रासायनिक बनावट के साथ बदल सकता है। शांत पानी जैसी स्मूथ सरफेसेस बहुत कम रिफ्लेक्ट करती हैं, जबकि रफ सरफेसेस प्रकाश को कई दिशाओं में स्कैटर करती हैं और अंततः अधिक रिफ्लेक्ट करती हैं। रिमोट सेंसिंग डेटा की व्याख्या करने के लिए इन पैटर्न्स को समझना महत्वपूर्ण है। वनस्पति, मिट्टी और जल के लिए विशिष्ट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व्स को देखें। प्रत्येक का अपना एक अनूठा पैटर्न होता है। वेजिटेशन दृश्य स्पेक्ट्रम और विजिबल स्पेक्ट्रम के हरे हिस्से में मजबूती से रिफ्लेक्ट करती है और नियर इंफ्रारेड में और भी अधिक, जबकि क्लोरोफिल के कारण यह ब्लू और रेड क्षेत्रों में अधिकांश ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है। दूसरी ओर वाटर नीले हरे, ब्लू और ग्रीन क्षेत्र में अधिक रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन नियर इंफ्रारेड और उससे आगे की लगभग सभी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। सॉइल अपनी रिफ्लेक्टेंस में क्रमिक वृद्धि दिखाता है, जो विजिबल से नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ तक लगातार बढ़ती जाती है। ये पैटर्न हमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद विशेषताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने और अलग करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने में मदद करते हैं। सॉइल रिफ्लेक्टेंस या मिट्टी की चमक कैसी दिखती है, यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। वेट सॉइल कम लाइट रिफ्लेक्ट करती है और डार्कर दिखाई देती है, जबकि ड्राई सॉइल अधिक ब्राइट दिखती है। सॉइल की कंपोजिशन भी महत्व रखती है। सैंडी सॉइल्स जो कोर्स होती हैं, आमतौर पर क्लेई सॉइल्स जिनका टेक्सचर फाइन होता है की तुलना में अधिक ब्राइटर दिखाई देती हैं। अन्य विशेषताएं जैसे सॉइल कलर, सरफेस रफनेस और पार्टिकल साइज इस बात को प्रभावित करते हैं कि लाइट कैसे स्कैटर और रिफ्लेक्ट होती है। आयरन ऑक्साइड जैसे मिनरल्स अधिक लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे मिट्टी कम ब्राइट दिखाई देती है। सरल शब्दों में रिमोट सेंसिंग इमेजेस में मिट्टी की ब्राइटनेस इसकी मॉइस्चर, कंपोजिशन, टेक्सचर और इसमें मौजूद मिनरल्स पर निर्भर करती है। वनस्पति का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कई कारकों पर निर्भर करता है। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल ब्लू और रेड लाइट को सोख लेता है, लेकिन ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। यही कारण है कि पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। पत्तियों की आंतरिक संरचना नियर इंफ्रारेड रीजन में मजबूती से रिफ्लेक्ट करती है, जो एक प्रकार का प्रकाश है जिसे हम देख नहीं सकते। वाटर कंटेंट का भी महत्व होता है। अधिक पानी का अर्थ आमतौर पर सभी वेवलेंथ पर कम रिफ्लेक्टेंस होता है। पौधे का आकार और उसकी पत्तियों के व्यवस्थित होने का तरीका भी यह नियंत्रित करता है कि प्रकाश कैसे इंटरेक्ट करता है। पौधे का स्वास्थ्य भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। स्वस्थ हरे पौधे एक स्पष्ट और विशिष्ट पैटर्न में रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन जब पौधा स्ट्रेस्ड होता है या उसमें पानी की कमी होती है तो यह पैटर्न बदल जाता है। यह विजिबल कलर्स में अधिक और नियर इंफ्रारेड में कम रिफ्लेक्ट करता है। कर्व्स में आने वाले ये बदलाव ही वे चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम रिमोट सेंसिंग में वनस्पतियों की निगरानी के लिए करते हैं। रिमोट सेंसिंग इमेजेस में पानी जिस तरह दिखाई देता है वह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। डेप्थ महत्वपूर्ण है। डीपर वाटर अधिक लाइट एब्जॉर्ब करता है और गहरा और डार्कर दिखाई देता है, जबकि शैलो वाटर अधिक रिफ्लेक्ट करता है। यदि पानी में मड या सिल्ट जैसे पार्टिकल्स है तो यह क्लाउडी दिखाई देता है और विशेष रूप से विजिबल रेंज में अधिक लाइट रिफ्लेक्ट करता है। सतह पर मौजूद प्लांट्स या एल्गे क्लोरोफिल के कारण अधिक ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। सन की पोजीशन भी सतह से होने वाले रिफ्लेक्शन को बदल देती है। क्लियर वाटर ज़्यादातर नियर इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यह इंफ्रारेड इमेजेस में बहुत गहरा और डार्क दिखता है। लेकिन जब पानी में बहुत अधिक सेडिमेंट होता है तो यह विजिबल रेंज में अधिक एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है,
जिससे यह ब्राइटर और अधिक टर्बिड दिखाई देता है। चट्टानों के अपने अनूठे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स होते हैं जो उनमें मौजूद मिनरल्स और उनकी सतह के टेक्सचर पर निर्भर करते हैं। कई कारक इस बात को प्रभावित करते हैं कि चट्टानें ऊर्जा को कैसे रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कि चट्टान का प्रकार, उसकी सतह पर मौजूद कोई भी परत, ज़मीन की बनावट जिससे परछाइयाँ और शैडोज बनती हैं, खुरदरापन और रफनेस, और आयरन, मैंगनीज या कॉपर जैसे खनिज। उदाहरण के लिए कंक्रीट जो हल्के रंग का होता है, विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन्स दोनों में अधिक ऊर्जा रिफ्लेक्ट करता है। एस्फॉल्ट जैसे गहरे रंग के पदार्थ बहुत कम ऊर्जा रिफ्लेक्ट करते हैं और इसलिए रिमोट सेंसिंग इमेजेस में अलग दिखाई देते हैं। अब चलिए रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जो रिमोट सेंसिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। रेजोल्यूशन हमें ये बताता है कि एक सेंसर पृथ्वी की सतह से कितनी सटीकता के साथ डिटेल्स को कैप्चर कर सकता है। इसके 4 मुख्य प्रकार हैं: स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक और टेम्परल। इन्हें समझने से हमें किसी कार्य के लिए सही डेटा चुनने में मदद मिलती है और साथ ही छवियों में मौजूद जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में भी। स्पेशल रेजोल्यूशन का संबंध उस सबसे छोटी वस्तु से है जिसे सेंसर जमीन पर स्पष्ट रूप से देख सकता है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन इस बात को दर्शाता है कि सेंसर कितने बैंड्स और स्पेक्ट्रम के किन हिस्सों को डिटेक्ट कर सकता है, जिससे हमें उनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के आधार पर विशेषताओं की पहचान करने में मदद मिलती है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन ये दिखाता है कि सेंसर ऊर्जा में होने वाले छोटे बदलावों के प्रति कितना सेंसिटिव है, जिससे हम सूक्ष्म अंतरों को भी पहचान पाते हैं। अंत में टेम्पोरल रेजोल्यूशन हमें ये बताता है कि सेंसर समय के साथ कितनी बार उसी क्षेत्र को कैप्चर कर सकता है। प्रत्येक प्रकार महत्वपूर्ण है और ये मिलकर रिमोट सेंसिंग डेटा की गुणवत्ता और उपयोगिता को परिभाषित करते हैं। रिमोट सेंसिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन हमें यह बताता है कि हम एक इमेज में कितनी बारीकी देख सकते हैं। यह पृथ्वी की सतह पर पहचानी जा सकने वाली सबसे छोटी ऑब्जेक्ट को परिभाषित करता है। प्रत्येक सैटेलाइट सेंसर का एक निश्चित स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, जिसका अर्थ है कि इमेज में एक पिक्सल जमीन पर एक विशिष्ट एरिया का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए 30 मीटर रेजोल्यूशन वाली लैंडसैट इमेज में प्रत्येक पिक्सल 30 बाय 30 मीटर का एरिया दिखाता है, जो लगभग एक बेसबॉल ग्राउंड के आकार का होता है। अन्य डिजिटल इमेजेस की तरह रिमोट सेंसिंग इमेजेस भी पिक्सल से बनी होती हैं, जो छोटी स्क्वायर यूनिट्स और इमेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सरल शब्दों में, जब हम इमेज डिटेल का वर्णन करते हैं तो अक्सर स्पेशल रेजोल्यूशन और पिक्सल साइज को एक ही चीज के रूप में उपयोग किया जाता है। हाई स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि पिक्सल्स बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी 4 मीटर से भी कम, और ये हमें वेरी फाइन डिटेल्स देखने की अनुमति देता है। मीडियम स्पेशल रेजोल्यूशन 4 से 30 मीटर्स पर पिक्सल के बीच होता है, जबकि लो रेजोल्यूशन बहुत बड़े क्षेत्रों को कवर करता है, जो 30 मीटर से लेकर 1000 मीटर्स पर पिक्सल से अधिक तक होता है। इकोनॉस और कार्टोसैट 2 जैसे सैटेलाइट्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस कैप्चर करते हैं, जबकि लैंडसैट और सेंटिनल 2 मीडियम रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करते हैं। मोडिस जैसे सेंसर्स लो रेजोल्यूशन इमेजेस देते हैं, जो बहुत बड़े रीजन्स को कवर करते हैं। यहाँ दिखाई गई इमेजेस तुलना करते हैं कि एक ही जगह 30, 100 और 300 मीटर्स पर पिक्सल पर कैसी दिखती है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लोअर रिजोल्यूशन के साथ डिटेल्स कैसे कम हो जाते हैं। गूगल अर्थ उदाहरण के लिए बहुत फाइनर डिटेल वाली इमेजेस दिखाता है। सही रिजोल्यूशन चुनना महत्वपूर्ण है। हाई रिजोल्यूशन डेटा अधिक जानकारी देता है, लेकिन इसे प्रोसेस करना भारी होता है और ये अक्सर कॉस्टली होता है। इसलिए हम हमेशा डिटेल के उस स्तर के बीच बैलेंस बनाए रखते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है और जो प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिकल है। रिमोट सेंसिंग में स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हमें यह बताती है कि एक सेंसर वस्तुओं को उनके द्वारा परावर्तित और रिफ्लेक्ट किए गए रंगों के आधार पर कितनी सटीकता से अलग कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेंसर कितने कलर बैंड्स को डिटेक्ट कर सकता है और प्रत्येक बैंड कितना चौड़ा है।
एक साधारण सेंसर जो प्रकाश की केवल एक विस्तृत रेंज को कैप्चर करता है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा, उसे पैनक्रोमैटिक कहा जाता है। दूसरी ओर एक मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर अलग अलग बैंड्स में इमेज कैप्चर करने के लिए कई कलर फिल्टर्स का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए IRS LIS3 सेंसर 4 बैंड्स में डेटा एकत्र करता है, जबकि LIS4 3 कलर बैंड्स के साथ काम करता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। यह क्षमता हमें वस्तुओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने विशिष्ट तरीके से प्रकाश को रिफ्लेक्ट या एमिट करता है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन हमें यह बताता है कि एक सेंसर चमक के विभिन्न शेड्स को कितनी अच्छी तरह अलग कर सकता है, जैसे कि एक ग्रे स्केल पर मौजूद चरणों की संख्या। कम रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन वाले सेंसर में केवल कुछ ही शेड्स होते हैं, इसलिए डिटेल्स सीमित होती हैं। उदाहरण के लिए एक 2 बिट इमेज केवल ग्रे के 4 शेड्स दिखाती है, जबकि एक 4 बिट इमेज 16 शेड्स दिखाती है, जो थोड़ी अधिक डिटेल प्रदान करती है। हालांकि एक 8 बिट इमेज ग्रे के 256 शेड्स दिखा सकती है, जिसका अर्थ है कि यह ब्राइटनेस में होने वाले छोटे बदलावों को कहीं बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर सकती है। उच्च बिट डेप्थ के साथ सड़कों या पहाड़ियों पर मौजूद वेजिटेशन जैसी विशेषताएं इमेज में स्पष्ट हो जाती हैं, जबकि वे लो बिट इमेजेस में छिपी रहती हैं। टेम्पोरल रिजोल्यूशन का मतलब है कि कोई सैटेलाइट पृथ्वी के एक ही स्थान की इमेजेस कितनी बार कैप्चर कर सकता है। इसे रिविजिट पीरियड भी कहा जाता है। लैंडसैट जैसे कुछ सैटेलाइट्स हर 16 दिनों में वापस आते हैं, जबकि AWIFS जैसे अन्य सैटेलाइट लगभग 5 दिनों में रिविजिट कर सकते हैं। हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन तब बहुत उपयोगी होती है जब हम समय के साथ होने वाले बदलावों को ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ, फ्लड्स या सिटी एक्सपेंशन। अलग अलग तारीखों की इमेजेस की तुलना करके हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सेंटिनल-2 है। 2 सैटेलाइट्स के एक साथ काम करने से वे हर 5 दिनों में एक ही लोकेशन को रिविजिट करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग के लिए रेगुलर और रिलायबल डेटा मिलता है। अब चलिए रिमोट सेंसिंग के हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब तक हमने देखा है कि रिमोट सेंसिंग डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है और इसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब हम इस पर फोकस करेंगे कि सैटेलाइट इमेजेस के साथ काम करते समय डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्यों महत्वपूर्ण है। हम इन इमेजेस को करेक्ट और एनहेंस करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ बेसिक टेक्निक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। सैटेलाइट सेंसर्स स्पेशियल डेटा को डिजिटल इमेजेस के रूप में कलेक्ट करते हैं, लेकिन रॉ डेटा में अक्सर एरर्स या डिस्टॉर्शंस होते हैं। ये सेंसर्स के काम करने के तरीके, एटमॉस्फेयर के प्रभाव या जियोमेट्रिक इश्यूज के कारण हो सकते हैं। इस डेटा को उपयोगी बनाने के लिए हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या DIP का उपयोग करते हैं। ये टेक्निक्स का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर्स पर रॉ सैटेलाइट इमेजेस की क्वालिटी में सुधार करने के लिए किया जाता है। DIP एरर्स को करेक्ट करने, डिटेल्स को एनहेंस करने और रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन को इंटैक्ट रखने में मदद करता है। इसका मुख्य गोल इमेजेस को अधिक क्लियर और इंटरप्रेट करने में आसान बनाना है, ताकि हम उनसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग या DIP में आमतौर पर कुछ मुख्य स्टेप शामिल होते हैं। इनमें इमेज रेस्टोरेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इमेज इन्हांसमेंट और इमेज क्लासिफिकेशन शामिल है। रॉ सैटेलाइट डेटा को बेहतर बनाने में प्रत्येक स्टेप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी मिलकर अस्पष्ट इमेजेस को अधिक स्पष्ट और मीनिंगफुल इमेजेस में बदलने में मदद करते हैं, जिससे हाई क्वालिटी रिजल्ट सुनिश्चित होते हैं। अब आइए इनमें से प्रत्येक स्टेजेस को विस्तार से देखते हैं। पहला स्टेप इमेज रेस्टोरेशन है। यह स्टेज रॉ सैटेलाइट इमेज में किसी भी डिस्टॉर्शन को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि वो ज़मीन के वास्तविक दृश्य के अधिक करीब दिखे। इमेज कैप्चर, ट्रांसमिशन या स्टोरेज के दौरान त्रुटियां हो सकती हैं और रेस्टोरेशन उन्हें ठीक करने में मदद करता है। मुख्य सुधारों में जियोमेट्रिक करेक्शन, रेडियोमेट्रिक करेक्शन और नॉइज़ रिमूवल शामिल है।
अधिकांश समय ये सुधार उपयोग के लिए साझा किए जाने से पहले ही इसरो, नासा या ईएसए जैसी स्पेस एजेंसीज द्वारा किए जा चुके होते हैं। आइए अब ज्योमेट्रिक करेक्शन को समझते हैं, जिसे इमेज रेक्टिफिकेशन भी कहा जाता है। इसका उपयोग सैटेलाइट इमेजेस की स्पेशल एक्यूरेसी में त्रुटियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ है शेप्स, साइज, डिस्टेंस और डायरेक्शन को सही करना, ताकि वे पृथ्वी पर मौजूद वास्तविक विशेषताओं से मेल खा सकें। रॉ इमेज में अक्सर सेंसर के व्यूइंग एंगल, इसके लाइन बाय लाइन स्कैन करने के तरीके, सैटेलाइट की सूक्ष्म हलचल और पृथ्वी की गोलाई व रोटेशन के कारण डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। इन समस्याओं के कारण इमेज मैप की तुलना में खींची हुई या मुड़ी हुई दिख सकती है। ज्योमेट्रिक करेक्शन इन डिस्टॉर्शंस को हटा देता है और प्रत्येक पिक्सल को सही ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सौंप देता है, ताकि इमेज मैप्स और अन्य ज्योग्राफिक डेटा के साथ पूरी तरह फिट हो सके। जबकि जियोमेट्रिक करेक्शन उपग्रह के चित्र में वस्तुओं की स्थिति और वेयर को ठीक करता है, वहीं रेडियोमेट्रिक करेक्शन इस बात पर ध्यान देता है कि वे कितनी चमक और हाउ ब्राइट के साथ दिखाई देती हैं। यह पिक्सल के ब्राइटनेस मानों को सुधारने का काम करता है, जिन्हें डिजिटल नंबर्स या डीएन्स कहा जाता है। आदर्श रूप से अधिक ब्राइटनेस वाले डीएन्स का अर्थ उच्च रिफ्लेक्टेंस होता है, लेकिन वास्तविकता में ये मान सेंसर कैलिब्रेशन, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स या सूरज की रोशनी के कोण और एंगल ऑफ सनलाइट जैसे कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। धूल, जलवाष्प और सूर्य की स्थिति में बदलाव चित्रों को धुंधला बना सकते हैं या ब्राइटनेस के स्तर को बदल सकते हैं। इससे तब समस्या उत्पन्न होती है जब हम कई चित्रों को जोड़कर एक मोज़ाइक बनाते हैं, क्योंकि वे अलग अलग टुकड़ों और पैची जैसे लग सकते हैं। रेडियोमेट्रिक करेक्शन इन पिक्सल मानों को समायोजित करता है, जिससे वायुमंडल और सनलाइट एंगल्स के प्रभाव हट जाते हैं, ताकि चित्र जमीनी वस्तुओं की वास्तविक चमक को बेहतर ढंग से दिखा सके और सटीक एनालिसिस की अनुमति दे सके। सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग में नॉइज रिमूवल एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ नॉइज का मतलब पिक्सल ब्राइटनेस में होने वाले वे रैंडम और अनवांटेड बदलाव हैं जो ज़मीन की वास्तविक विशेषताओं को नहीं दर्शाते। ये आमतौर पर सेंसर में होने वाली छोटी गलतियों या डेटा ट्रांसमिशन के दौरान उत्पन्न होता है। दिखाई गई इमेज में नॉइज बिखरे हुए चमकदार और गहरे धब्बों की तरह दिखता है, जिसे अक्सर सॉल्ट एंड पेपर नॉइज कहा जाता है। ये धब्बे लैंडस्केप के वास्तविक विवरणों को छिपा सकते हैं और एनालिसिस की एक्यूरेसी को कम कर सकते हैं। इसे ठीक करने के लिए हम फिल्टरिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, जो कि पास के पिक्सेल्स के समूहों पर लागू होने वाली मैथमेटिकल मेथड्स हैं। ये रैंडम बदलावों को स्मूथ करने में मदद करती हैं और इमेज को स्पष्ट बनाती हैं। अगला, आइए इमेज प्रोसेसिंग में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को देखते हैं। यहाँ इसका मतलब सरल टूल्स का उपयोग करके एक इमेज के पिक्सल वैल्यूज का अध्ययन करना है। सबसे उपयोगी टूल्स में से एक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम बस एक ग्राफ है जो यह दिखाता है कि पिक्सल ब्राइटनेस वैल्यूज, जिन्हें डिजिटल नंबर्स या डीएन्स कहा जाता है, कैसे फैले हुए हैं। एक 8 बिट ग्रे स्केल इमेज में पिक्सल्स 0 से 255 की रेंज में होते हैं, जिसमें 0 प्योर ब्लैक है और 255 प्योर वाइट है। हिस्टोग्राम का हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन ब्राइटनेस लेवल्स को दिखाता है और वर्टिकल एक्सिस यह दिखाता है कि प्रत्येक वैल्यू में कितने पिक्सल्स आते हैं। इसकी शेप को देखकर हम जल्दी से देख सकते हैं कि इमेज ज़्यादातर डार्क है या ब्राइट और इसमें कितना कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ दिए गए उदाहरण में अलग अलग कर्व्स 3 बैंड्स के पिक्सल डिस्ट्रीब्यूशंस को दर्शाते हैं। बैंड 1 के लिए पिंक कर्व लगभग 10,000 पिक्सल्स को 200 की डीएन वैल्यू के साथ दिखाता है। इस तरह हिस्टोग्राम्स हमें इमेज क्वालिटी और डिटेल्स का एक त्वरित ओवरव्यू देते हैं। जब हम रिमोट सेंसिंग इमेजेस पर काम करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि पिक्सल वैल्यूज
0 से 255 की पूरी रेंज के एक छोटे हिस्से में ही सिमट कर रह जाती हैं। इससे इमेज डल, फ्लैट या लो कॉन्ट्रास्ट वाली दिखती है, जिससे फीचर्स को पहचानना कठिन हो जाता है। इसे सुधारने के लिए हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन नाम की एक विधि का उपयोग करते हैं। यह पिक्सल वैल्यूज़ को गणितीय रूप से एडजस्ट करती है, जिससे वे पूरी ब्राइटनेस रेंज में समान रूप से फैल जाती हैं। यह स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देती है और ग्राउंड फीचर्स को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और देखने में आसान बना देती है। ठीक है, आइए एक और महत्वपूर्ण टेक्निक पर गौर करते हैं, जिसे कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कहा जाता है, जिसमें हमारा मुख्य ध्यान लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच पर होगा। कई रॉ सैटेलाइट इमेजेस में पिक्सल वैल्यूज़ 0 से 255 की पूरी ब्राइटनेस रेंज का उपयोग नहीं करती हैं। इसके बजाय वे केवल 60 और 180 जैसे मानों के बीच ही हो सकती हैं। इससे इमेज धुंधली या फीकी दिखाई देती है। लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच इसे ठीक करने के लिए मिनिमम वैल्यू को 0 जो कि ब्लैक है और मैक्सिमम वैल्यू को 255 जो कि वाइट है पर सेट कर देता है। अन्य सभी पिक्सल वैल्यूज़ को पूरी रेंज में फैलाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन तरीके से एडजस्ट किया जाता है। इससे इमेज का कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बेहतर हो जाता है और फीचर्स अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि यह लीनियर है, इसलिए कुछ बहुत गहरे या चमकीले क्षेत्रों की डिटेल कम हो सकती है। इसके अलावा नॉन लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचेस भी होते हैं, जो कर्व्स का उपयोग करते हैं, जो चुनिंदा ब्राइटनेस रेंजेस में कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने में मदद करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के तहत आखिरी टॉपिक स्पेशल फिल्टरिंग है। आप इसे एक इमेज के हर पिक्सल के लिए एक नेबरहुड चेक की तरह समझ सकते हैं। सिर्फ एक पिक्सल को देखने के बजाय स्पेशल फिल्टरिंग आसपास के पिक्सल्स के आधार पर उसकी वैल्यू को बदल देती है। यह एक छोटी कैलकुलेशन विंडो का उपयोग करके किया जाता है, जिसे कर्नल कहते हैं, जो इमेज पर एक समय में एक पिक्सल आगे बढ़ता है। इसका मुख्य लक्ष्य स्पेशल फ्रीक्वेंसी के आधार पर कुछ खास फीचर्स को हाईलाइट करना या कम करना है। स्पेशल फ्रीक्वेंसी का सीधा सा अर्थ है कि ब्राइटनेस वैल्यू एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल पर कितनी तेजी से बदलती है। इस उदाहरण में एक 3x3 कर्नल दिखाया गया है, जो डिटेल्स को बेहतर बनाने या स्मूथ करने के लिए इमेज वैल्यूज को एडजस्ट करता है। रिमोट सेंसिंग में हम मुख्य रूप से दो प्रकार के स्पेशल फिल्टर्स का उपयोग करते हैं। पहला है लो पास फिल्टर, जो इमेज को स्मूथ करता है और बारीक विवरणों या रैंडम नॉइस को कम करता है, जैसे कि सॉल्ट एंड पेपर इफेक्ट, जिसे हमने पहले देखा था। यह पास के पिक्सल वैल्यूज का औसत निकालकर काम करता है, जो अचानक होने वाले बदलावों को ब्लर करते हुए बड़े समान क्षेत्रों पर जोर देता है। दूसरे प्रकार का हाई पास फिल्टर है, जो इसके विपरीत कार्य करता है। यह एजेस को शार्प करता है और उन जगहों को हाईलाइट करता है जहां ब्राइटनेस तेजी से बदलती है। इस फिल्टर के साथ बारीक विवरण जैसे कि सड़कें, नदियां या फील्ड बाउंड्रीज अधिक स्पष्ट और देखने में आसान हो जाते हैं। इसलिए इस आधार पर कि हमें इमेज को स्मूथ करना है या उसकी विशेषताओं को शार्प करना है, हम सही स्पेशल फिल्टर का चयन करते हैं। तो एक बार जब हमने इमेज में ज्योमेट्रिक और रेडियोमेट्रिक एरर्स को ठीक कर लिया है, तो अगला स्टेप इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करना है। इन टेक्निक्स का उपयोग इमेज की विजुअल क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, जिससे हमारे लिए पैटर्न्स और डिटेल्स को देखना और उपयोगी जानकारी चुनना आसान हो जाता है। आप इसकी कल्पना एक फोटोग्राफ की ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने की तरह कर सकते हैं, ताकि वह और स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से इमेज अपने वास्तविक डेटा के मामले में नहीं बदलती है, लेकिन हमारी आंखों के लिए इसे पढ़ना और इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स पर नज़र डालते हैं, जो आमतौर पर इमेज इन्हेंसमेंट के लिए उपयोग की जाती हैं। रिमोट सेंसिंग में बैंड रेशियोइंग एक बहुत ही कॉमन इमेज एनहांसमेंट टेक्निक है। इसका सीधा अर्थ है एक स्पेक्ट्रल बैंड की वैल्यूज़ को दूसरे बैंड की वैल्यू से पिक्सल बाय पिक्सल डिवाइड करना, जिससे एक नई इमेज बनती है जिसे रेशियो इमेज कहते हैं। ये नई इमेज ओरिजिनल साइज की ही होती है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ अब रॉ नंबर्स के बजाय रेशियोज होती हैं। इसका मुख्य एडवांटेज ये है कि ये शैडोज़ या सनलाइट में होने वाले बदलाव जैसे डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस के प्रभाव को कम कर देता है और डेटा को अधिक कंसिस्टेंट बनाता है।
एक बैंड को दूसरे से डिवाइड करने पर जो अंतर हमें दिखाई देते हैं वे मुख्य रूप से लैंड कवर की एक्चुअल प्रॉपर्टीज के कारण होते हैं, न कि केवल सनलाइट के गिरने के तरीके से। उदाहरण के लिए, यदि एक ही प्रकार की सॉइल या प्लांट एक जगह ब्राइट लाइट में है और दूसरी जगह शैडो में, तो उनके रेशियो वैल्यूज काफी समान रहते हैं। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण NIR और रेड बैंड का रेशियो है। हेल्दी प्लांट्स बहुत अधिक NIR लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए उनका रेशियो अक्सर 1 से अधिक होता है। दूसरी ओर बेयर सॉइल या वाटर दोनों बैंड्स को अधिक समान रूप से रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए उनके रेशियोज 1 के करीब या उससे भी कम होते हैं। ये बैंड रेशियोइंग को वेजिटेशन की मैपिंग के लिए बहुत पावरफुल बनाता है और इसका उपयोग एग्रीकल्चर, इकोलॉजी और जियोलॉजी जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। रिमोट सेंसिंग में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले वेजिटेशन इंडेक्स में से एक नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स या NDVI है। NDVI का उपयोग दुनिया भर में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कितनी लाइव ग्रीन वेजिटेशन मौजूद है, वह कितनी हेल्दी है और वह कितनी सक्रिय रूप से फोटोसिंथेसिस कर रही है। यह पौधों द्वारा प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के विशेष कॉन्ट्रास्ट का उपयोग करके काम करता है। हेल्दी प्लांट्स अपनी पत्तियों में क्लोरोफिल के कारण बहुत अधिक रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि उसी समय वे पत्तियों की आंतरिक संरचना के कारण बड़ी मात्रा में नियर इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। NDVI रेड और नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस के बीच के इसी अंतर का उपयोग करता है। इसका फॉर्मूला सरल है, यह नियर इंफ्रारेड माइनस रेड डिवाइडेड बाय नियर इंफ्रारेड प्लस रेड है, जिसकी गणना इमेज के हर पिक्सल के लिए की जाती है। इससे प्राप्त होने वाली वैल्यूज हमेशा -1 और +1 के बीच होती हैं। नेगेटिव वैल्यूज का आमतौर पर मतलब वाटर होता है, 0 के करीब की वैल्यूज का अक्सर मतलब बेयर सॉइल या बहुत कम वेजिटेशन वाले क्षेत्र होते हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज वेजिटेशन को दर्शाती हैं। जैसे जैसे वैल्यूज +1 के करीब पहुंचती हैं, वेजिटेशन अधिक डेंस और हेल्दी होती जाती है। NDVI मैप्स बहुत शक्तिशाली टूल्स हैं। साइंटिस्ट्स इनका उपयोग वेजिटेशन ग्रोथ की मॉनिटर करने, ड्रॉट्स को ट्रैक करने, क्रॉप्स का अध्ययन करने और समय के साथ यील्ड्स का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। आइए अब एक और संबंधित इंडेक्स पर नज़र डालते हैं, जिसे परपेंडिकुलर वेजिटेशन इंडेक्स या PVI कहा जाता है, जहां NDVI रेड और नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस के बीच के अंतर और अनुपात रेशियो की तुलना करके काम करता है। वही PVI एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है जो अधिक ज्यामितीय है। कल्पना कीजिए कि हम इमेज के प्रत्येक पिक्सल के लिए एक अक्ष पर रेड रिफ्लेक्शन और दूसरे अक्ष पर नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्शन को प्लॉट करते हैं। ऐसे ग्राफ में जो पिक्सल्स बेयर सॉइल के होते हैं वे आमतौर पर एक सीधी रेखा बनाते हैं, जिसे सॉइल लाइन के रूप में जाना जाता है। वेजिटेशन पिक्सेल्स जिनमें नियर इंफ्रारेड उच्च और रेड रिफ्लेक्टेंस कम होता है, आमतौर पर इस सॉइल लाइन के ऊपर दिखाई देते हैं। PVI जो करता है वह इस सॉइल लाइन से एक पिक्सल की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मापना है। सरल शब्दों में यह हमें बताता है कि एक पिक्सल का रिफ्लेक्टेंस सामान्य सॉइल पैटर्न से कितना दूर है। यह जितना दूर होगा, वेजिटेशन सिग्नल उतना ही मजबूत होता जाता है। PVI विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां मिट्टी का रंग या ब्राइटनेस बहुत बदलती है, क्योंकि यह वेजिटेशन को बैकग्राउंड मिट्टी से अधिक स्पष्ट रूप से अलग करता है। यह PVI को एक बहुत ही सहायक इंडेक्स बनाता है और हमें NDVI की तुलना में एक नया दृष्टिकोण देता है। एक बार जब हम सैटेलाइट इमेजेस को एनहेंस कर लेते हैं, तो अगला कदम उनसे उपयोगी जानकारी निकालना होता है, और इस प्रक्रिया को इमेज क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इमेज क्लासिफिकेशन का अर्थ है इमेज के प्रत्येक पिक्सल को एक विशेष भूमि प्रकार में असाइन करना, जैसे कि पानी, घने जंगल, कृषि भूमि या अर्बन बिल्टअप एरिया।
ऐसा करके हम शहरों और क्षेत्रों के विस्तृत लैंड यूज और लैंड कवर मैप्स बना सकते हैं। उदाहरण के लिए वैज्ञानिकों ने 1973 से 2010 तक बेंगलुरु के लैंड कवर का मानचित्र तैयार करने के लिए लैंडसेट इमेजेस का उपयोग किया, जिससे उन्हें यह अध्ययन करने में मदद मिली कि शहर का विकास कैसे हुआ और बेहतर प्लानिंग डिसीजंस में सहायता मिली। लेकिन हम वास्तव में पिक्सेल्स को क्लासिफाई कैसे करते हैं? हम मुख्य रूप से सैटेलाइट इमेज के विभिन्न बैंड्स में संग्रहित स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन का उपयोग करते हैं। इसके आधार पर दो मुख्य अप्रोचेस हैं। एक को अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कहा जाता है और दूसरे को सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ये विचार मशीन लर्निंग या अधिक विशेष रूप से कंप्यूटर विजन के क्षेत्र से गहराई से जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ हम कंप्यूटर को इमेज को समझने और उन्हें कैटेगरीज करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आइए आप समझते हैं कि सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन से हमारा क्या तात्पर्य है। यहाँ मुख्य शब्द सुपरवाइज्ड है, जिसका अर्थ है कि इस प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए मानवीय ज्ञान का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र के बारे में अपनी समझ का उपयोग करता है जो मानचित्रों, पुराने डेटा या फील्ड विजिट से प्राप्त हो सकती है। इसके आधार पर वे सैटेलाइट इमेज पर कुछ ज्ञात क्षेत्रों को चिह्नित करते हैं, जैसे कि जंगल का एक हिस्सा, वाटर बॉडी या कोई अर्बन एरिया। इन चिह्नित क्षेत्रों को ट्रेनिंग साइट्स कहा जाता है, क्योंकि वे सॉफ्टवेयर को ये सीखने में मदद करते हैं कि इमेज में प्रत्येक लैंड टाइप कैसा दिखता है। सॉफ्टवेयर फिर इन ट्रेनिंग साइट्स के भीतर पिक्सल वैल्यूज़ का अध्ययन करता है और यह देखता है कि वे विभिन्न बैंड्स में प्रकाश को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे एक स्पेक्ट्रल सिग्नेचर तैयार होता है, जो प्रत्येक लैंड कवर क्लास के लिए एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है। एक बार सिग्नेचर्स तैयार हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जैसे कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड चलाता है, ताकि इमेज के प्रत्येक पिक्सल की जांच की जा सके और उसे उस क्लास में रखा जा सके जिससे वह सबसे अधिक मेल खाता है। इसके मुख्य चरण हैं ट्रेनिंग साइट्स को परिभाषित करना, सिग्नेचर्स बनाना, क्लासिफिकेशन रन करना और फिर अलग रेफरेंस डेटा का उपयोग करके एक्यूरेसी का परीक्षण करना। हालांकि इसमें उपयोगकर्ता के अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन जब लैंड कवर क्लासेस स्पष्ट रूप से ज्ञात हों तो सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन अक्सर अधिक विश्वसनीय परिणाम देता है। अब आइए अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन पर नज़र डालते हैं। इस मेथड में प्रक्रिया अधिक ऑटोमेटिक तरीके से शुरू होती है, क्योंकि हम शुरुआत में कंप्यूटर को कोई ट्रेनिंग डेटा नहीं देते हैं। इसके बजाय हम सॉफ्टवेयर में इमेज इनपुट करते हैं और ये पिक्सल्स को ग्रुप करने के लिए के मीन्स या आइसो डाटा जैसे एल्गोरिदम्स का उपयोग करता है। ये एल्गोरिदम्स सभी पिक्सल्स की डिजिटल वैल्यूज़ का अध्ययन करते हैं और केवल इस आधार पर क्लस्टर्स बनाते हैं कि पिक्सल्स अपने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में कितने समान हैं। अलग अलग बैंड्स में समान ब्राइटनेस वाले पिक्सल्स को एक ही क्लस्टर में रखा जाता है। एक बार क्लस्टर्स बन जाने के बाद कंप्यूटर की भूमिका अधिकतर समाप्त हो जाती है और जिम्मेदारी वापस एनालिस्ट पर आ जाती है। एनालिस्ट को प्रत्येक क्लस्टर का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, फील्ड डेटा, मैप्स या एरियल फोटोज के साथ उनकी तुलना करनी चाहिए और फिर फॉरेस्ट, वाटर या अर्बन जैसे उचित लैंड कवर लेबल्स देने चाहिए। यह अप्रोच तेज, सरल और उन अज्ञात क्षेत्रों और अननोन रीजन की खोज के लिए बहुत उपयोगी है जहां हमारे पास अधिक प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हालांकि कंप्यूटर द्वारा बनाए गए क्लस्टर्स हमेशा उस रियल वर्ल्ड लैंड कवर से मेल नहीं खा सकते हैं जिसमें हम रुचि रखते हैं, और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रोसेस को कई बार दोहराना पड़ सकता है। ऑटोमेटिक इमेज क्लासिफिकेशन के अलावा कई बार विशेषज्ञों को उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए सीधे इमेजेस को देखने की भी आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को विजुअल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। भले ही कंप्यूटर्स और उन्नत सॉफ्टवेयर बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन सैटेलाइट डेटा को समझने में मानवीय आंख और मस्तिष्क अभी भी एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। विजुअल इंटरप्रिटेशन एक कला और विज्ञान दोनों है।
इसका अर्थ है किसी इमेज को ध्यान से देखना ताकि ऑब्जेक्ट्स को पहचाना जा सके और फिर उनका अर्थ समझा जा सके। कुशल इंटरप्रेटर्स आमतौर पर कुछ बुनियादी स्टेप्स का पालन करते हैं और उनका मार्गदर्शन करने के लिए विजुअल क्लूज का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया की सफलता इंटरप्रेटर के ज्ञान, कौशल और पिछले अनुभव पर बहुत निर्भर करती है। कभी कभी किसी फीचर को पहचानने के लिए सिर्फ एक विजुअल क्लू ही काफ़ी होता है, लेकिन कई बार सुनिश्चित होने के लिए आपको एक साथ कई क्लूज पर विचार करने की आवश्यकता होती है। रिमोट सेंसिंग में विशेषज्ञ इमेज इंटरप्रिटेशन के 9 मुख्य एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये एलिमेंट्स इमेज में क्या मौजूद है इसे सही ढंग से पहचानने और समझने में मदद करते हैं। अब हम इन एलिमेंट्स के बारे में विस्तार से सीखेंगे। सैटेलाइट इमेज में टोन या कलर सबसे बुनियादी चीज़ है जिसे हम नोटिस करते हैं। यह हमें दिखाता है कि पृथ्वी की विभिन्न फीचर्स कितनी ब्राइट या डार्क दिखाई देती है। लाइटर टोन्स अक्सर शहरों या ड्राईलैंड में देखे जाते हैं, जबकि डार्कर टोन्स का आमतौर पर मतलब पानी या डेंस वेजिटेशन होता है। टोन में इन बदलावों को देखकर हम एक प्रकार के लैंड कवर को दूसरे से अलग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नेचुरल कलर इमेज में वेजिटेशन अक्सर हरी दिखती है और वाटर बॉडीज नीली या यहाँ तक कि काली दिखाई देती है। यह वास्तव में समझने के लिए कि ये टोन्स हमें क्या बता रहे हैं, हमें यह जानना चाहिए कि विभिन्न सरफेसेस लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करती है। यह नॉलेज हमें इमेज में जो कुछ भी हम देखते हैं उसे समझने में मदद करती है। साइज का अर्थ है कि सैटेलाइट इमेज में कोई वस्तु कितनी बड़ी या छोटी दिखाई देती है। इसे तुलनात्मक रूप से या सटीक मेजरमेंट्स में बताया जा सकता है। फीचर्स को सही ढंग से पहचानने के लिए साइज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर क्षेत्र एयरपोर्ट हो सकता है, जबकि छोटे रेक्टेंगल्स घर या अन्य इमारतें हो सकते हैं। साइज हमें एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को अलग करने में भी मदद करता है। साइज की जांच करके हम बता सकते हैं कि कोई वाटर बॉडी केवल एक छोटा तालाब है या एक बड़ी झील। लेकिन साइज का सही अनुमान लगाने के लिए हमें इमेज के स्केल का भी पता होना चाहिए। स्केल हमें दिखाता है कि ज़मीन पर वह वस्तु वास्तव में कितनी बड़ी है और इससे तुलना करना आसान हो जाता है। बाईं ओर की इमेज गुजरात के घास के मैदानों में स्थित लूना क्रेटर को दिखाती है। यह लगभग 1.8 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी आकृति नासा के लैंडसेट मिशन द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेजेस में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये क्रेटर अपनी अनूठी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के कारण विशेष है और इसने अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। शेप का तात्पर्य किसी वस्तु की उस बाह्य रेखा या रूप से है जिसे हम सैटेलाइट इमेज में देखते हैं। विभिन्न विशेषताओं की पहचान करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर या सीधी रेखाओं जैसी रेगुलर शेप्स आमतौर पर मानव निर्मित संरचनाओं की ओर संकेत करती हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स या यहाँ तक कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स। इसके विपरीत इरेगुलर शेप्स अक्सर प्राकृतिक विशेषताओं से जुड़ी होती हैं, जैसे कि घुमावदार रिवर्स, लेक्स या बिखरे हुए फॉरेस्ट पैचेस। शेप पर ध्यान देकर हम वस्तुओं को जल्दी से श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे क्या हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ दिखाई गई इमेज में हम एक विशाल सोलर पार्क देख सकते हैं। इसकी रेगुलर और संगठित शेप इसे सैटेलाइट इमेजेस में पहचानना आसान बनाती है। टेक्सचर ये बताता है कि सैटेलाइट इमेज में कोई सतह कितनी स्मूथ या रफ दिखाई देती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी क्षेत्र के भीतर टोन या कलर किस तरह बदलता है। उदाहरण के लिए, फॉरेस्ट रफ दिखाई देते हैं क्योंकि ट्री कैनोपीज कई छोटे वेरिएशंस पैदा करती है, जबकि वाटर बॉडीज आमतौर पर स्मूथ और फ्लैट दिखती हैं। टेक्सचर हमें नेचुरल फीचर्स को मैनमेड चीज़ों से अलग करने में भी मदद करता है। व्यवस्थित खेतों के कारण फार्मलैंड अक्सर एक यूनिफॉर्म टेक्सचर वाला होता है, जबकि नेचुरल वेजिटेशन अधिक अनइवन दिखता है। टेक्सचर का अध्ययन करके हम इमेज के हर एक सिंगल पिक्सल की जांच किए बिना सतह की प्रकृति को समझ सकते हैं। पैटर्न उस तरीके को संदर्भित करता है
जिससे एक सैटेलाइट इमेज में विभिन्न फीचर्स को व्यवस्थित या दोहराया जाता है। यह हमें दिखाता है कि चीज़ें स्पेस में किस तरह फैली हुई है। मैन मेड फीचर्स आमतौर पर रेगुलर और ऑर्गेनाइज पैटर्न्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए, शहरों में स्ट्रीट्स अक्सर एक ग्रिड का पालन करती हैं, जबकि फार्मलैंड्स में क्रॉप्स को सीधी पंक्तियों या गोलाकार आकृतियों में लगाया जा सकता है, जैसा कि हम इस सुंदर इमेज में देख सकते हैं। दूसरी ओर, प्राकृतिक फीचर्स जैसे फॉरेस्ट्स या रिवर्स ज़्यादातर इर्रेगुलर और अनइवन पैटर्न्स दिखाते हैं, जो किसी निश्चित शेप या ऑर्डर का पालन नहीं करते हैं। इन पैटर्न्स पर ध्यान देकर हम जल्दी से समझ सकते हैं कि लैंड का उपयोग कैसे किया जा रहा है या किस प्रकार की वेजिटेशन मौजूद है। सीधी रेखाएं रोड्स का संकेत दे सकती है, जबकि समान आकृतियों के समूह रेजिडेंशियल एरियाज का खुलासा कर सकते हैं। इस इमेज में पैटर्न्ड फार्मलैंड स्पष्ट रूप से उभर कर आता है, जिससे हमारे लिए इसे सही ढंग से इंटरप्रेट और आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। सैटेलाइट इमेज में परछाइयाँ हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती हैं कि कोई वस्तु कितनी ऊंची है, उसका आकार क्या है और वह किस दिशा में स्थित है। वे उन फीचर्स को पहचानने में हमारी मदद करती हैं जिन्हें देखना कठिन हो सकता है क्योंकि उनका रंग या टेक्सचर एक जैसा होता है। इस इमेज में पठार की खड़ी चट्टानों द्वारा बनाई गई परछाइयाँ स्पष्ट रूप से उनकी ऊंचाई और आकार को दर्शाती हैं। हालांकि कभी कभी परछाइयाँ हमारी आंखों को भ्रमित कर सकती हैं। वे रिलीफ इन्वर्जन स्थिति पैदा कर सकती हैं, जहां ऊंचे क्षेत्र नीचे और नीचे के क्षेत्र ऊंचे दिखाई देते हैं। यह जमीन के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। परछाइयों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके एक्सपर्ट्स इस बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि जमीन का निर्माण कैसे हुआ था। वे पुरानी नदी की धाराओं या प्राचीन पुरातात्विक स्थलों जैसे छिपे हुए फीचर्स भी खोज सकते हैं। यह हमें जमीन के प्राकृतिक इतिहास और मानवीय अतीत के बारे में और अधिक बताता है। इमेज इंटरप्रिटेशन में ऊंचाई या गहराई का मतलब यह समझना है कि पृथ्वी की सतह पर अलग अलग विशेषताएं कितनी ऊंची या नीची हैं। सरल शब्दों में, यह हमें बताता है कि कोई विशेषता उभरी हुई है, जैसे कि पहाड़, या धसी हुई है, जैसे कि घाटी। हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई बहुत स्पष्ट होती है क्योंकि पहाड़ों और लकीरों में खड़ी ढलान होती है। ये खड़ी ढलानें अक्सर छाया बनाती हैं, जिससे सैटेलाइट इमेजेस में एलिवेशन के बदलावों को नोटिस करना आसान हो जाता है। दूसरी ओर, गहराई उन घाटियों में देखी जाती है जहां नदियां बहती हैं और जहां अक्सर बस्तियां पाई जाती हैं। यहां दिखाई गई इमेजेस में आप देख सकते हैं कि गहरी नदी घाटियां ऊंची पर्वत चोटियों से बहुत अलग दिखती हैं। ये अंतर हमें लैंडस्केप को बेहतर ढंग से पढ़ने में मदद करते हैं। छाया, ब्राइटनेस में बदलाव और यहाँ तक कि विशेष 3D व्यूज़ ऊंचाई और गहराई को समझना आसान बना देते हैं। इस प्रकार का विश्लेषण भूमि के आकार, ग्लेशियर मूवमेंट और नदियों तथा जल प्रवाह के पैटर्न का अध्ययन करते समय बहुत उपयोगी होता है। एसोसिएशन का मतलब है ये समझना कि एक इमेज में अलग अलग फीचर्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शन हमें इमेज को बेहतर तरीके से पढ़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, सड़कें आमतौर पर शहरों और गांवों को जोड़ती है, जबकि वाटर बॉडीज अक्सर ग्रीन वेजिटेशन से घिरी होती है। ये रिलेशनशिप्स हमें ये अंदाज़ा लगाने की अनुमति देते हैं कि कोई चीज़ क्या है, भले ही वह बहुत स्पष्ट ना हो। यदि आप एक रिजर्वायर देखते हैं तो आप अक्सर मान सकते हैं कि पास में एक डैम है। यह मेथड हमारे जियोग्राफी और लैंड यूज़ के ज्ञान का उपयोग करता है, जिससे इमेज इंटरप्रिटेशन आसान और अधिक एक्यूरेट हो जाता है। अब यहाँ दिखाई गई इमेजेस को देखें। एक फ्लड के दौरान ली गई है और दूसरी एक नॉर्मल डे पर। उनकी तुलना करने से बाढ़ग्रस्त इलाके स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे आसपास क्या है और फीचर्स कैसे जुड़े हुए हैं, यह देखकर हम सैटेलाइट इमेजेस को अधिक गहराई और रिलायबल तरीके से समझ सकते हैं। लोकेशन उस जियोग्राफिकल पोजीशन को संदर्भित करता है जो हम एक सैटेलाइट इमेज में देखते हैं। यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि वह फीचर क्या है
और उसके सराउंडिंग्स को समझने में भी मदद करता है। कई फीचर्स विशिष्ट एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए सिटीज़ अक्सर बड़ी सड़कों, रेलवे लाइंस या नदियों के किनारे स्थित होती हैं। सही लोकेशन इन्फॉर्मेशन होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इमेज में दिखने वाली चीज़ों को पृथ्वी पर वास्तविक स्थानों से जोड़ता है। यह हमारी इंटरप्रिटेशन को और अधिक सटीक बनाता है। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली के आसपास की सिटीज़ समय के साथ कैसे विकसित हुई हैं। इमेज में उनकी लोकेशन को देखकर इन बढ़ते अर्बन एरियाज को पहचानना और उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के आने से पहले ऊपर से तस्वीरें प्राप्त करने का मुख्य तरीका विमानों द्वारा ली गई एरियल फोटोग्राफ्स थी। ये एरियल फोटोज हमें बर्ड्स आइज व्यू देती हैं, जिसका अर्थ है कि हम जमीन को ऐसे देख सकते हैं जैसे हम आसमान में ऊंचाई से देख रहे हों। ये बहुत उपयोगी हैं क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के उन फाइन डिटेल्स को कैद कर सकती हैं जो हमेशा सैटेलाइट इमेजेस में दिखाई नहीं देते। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये एक परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती हैं, जिससे हमें समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने में मदद मिलती है। यहाँ हम एरियल फोटोग्राफ्स की कुछ ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जो उन्हें इतना मूल्यवान बनाती हैं। चूंकि एरियल फोटोज ड्रोन या एयरक्राफ्ट का उपयोग करके कम एल्टीट्यूड से ली जाती है, इसलिए उनके स्केल की गणना करने का तरीका सैटेलाइट इमेजेस से थोड़ा अलग होता है। स्केल के लिए फॉर्मूला S बराबर H/F के रूप में लिखा जाता है। यहाँ S फोटो का स्केल है, F कैमरा की फोकल लेंथ है जो अक्सर लगभग 152 मिलीमीटर्स होती है, और H जमीन से ऊपर फ्लाइंग हाइट है। यह सरल रिलेशनशिप हमें यह जानने में मदद करता है कि फोटोग्राफ में जमीन का कितना हिस्सा दर्शाया गया है और वह किस लेवल ऑफ डिटेल पर है। एरियल फोटोग्राफ्स को उस दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिस ओर कैमरा निर्देशित होता है। वर्टिकल फोटोग्राफ्स तब ली जाती हैं जब कैमरा सीधे नीचे की ओर होता है और जिसमें टिल्ट 3 डिग्री से कम होता है। ये सबसे सामान्य प्रकार हैं और इनका व्यापक रूप से मैप्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑब्लिक फोटोग्राफ्स जानबूझकर झुकाए गए कैमरा के साथ ली जाती हैं। जब टिल्ट 5 और 30 डिग्री के बीच होता है तो हम उन्हें लो ऑब्लिक फोटोज कहते हैं। ये डेप्थ का एहसास देती हैं, लेकिन इनमें होराइजन दिखाई नहीं देता है। जब टिल्ट 30 और 60 डिग्री के बीच होता है तो उन्हें हाई ऑब्लिक फोटोज कहा जाता है। इनमें विजिबल होराइजन शामिल होता है और ये ऐसा दृश्य प्रदान करती हैं जो हमें अधिक प्राकृतिक लगता है। स्टीरियो फोटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जहां एक ही एरिया की 2 फोटो थोड़ी अलग पोजीशन से ली जाती है। ये फोटो फ्लाइट डायरेक्शन के साथ लगभग 60% और साइड से 20 से 30% तक ओवरलैप करती हैं। जब हम इन्हें स्टीरियोस्कोप के माध्यम से देखते हैं तो ये एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट पैदा करती हैं। इससे हमें डेप्थ देखने और यहाँ तक कि लैंडस्केप में मौजूद फीचर्स की हाइट मापने की सुविधा मिलती है। सैटेलाइट इमेजेस के लिए हम जिन इंटरप्रिटेशन एलिमेंट्स का उपयोग करते हैं, जैसे शेप, साइज, पैटर्न, टेक्सचर, शैडो और एसोसिएशन, वे एरियल फोटोग्राफ्स का अध्ययन करते समय भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। नज़दीकी दूरी से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स की मदद से हम ग्राफिक्स में दिखाए गए मॉडल की तरह 3 डायमेंशनल मॉडल्स तैयार कर सकते हैं। ये मॉडल डिजिटल ट्विन्स की तरह काम करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे शहरों जैसी वास्तविक दुनिया की जगहों के डिजिटल वर्जन्स हैं। ये हमें लैंडस्केप को 3D में विजुलाइज करने और विस्तार से उसका अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। इन मॉडल्स का उपयोग करके हम एरिया, वॉल्यूम और हाइट सहित बहुत सटीक मेजरमेंट्स ले सकते हैं, जो प्लानिंग और एनालिसिस के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। अब आइए कुछ दिलचस्प एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज पर नज़र डालते हैं जो हमें पृथ्वी का विस्तार से अध्ययन करने में मदद करती हैं। पहली तकनीक को हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, अपनी आंखों से हम विजिबल रेंज के प्रकाश में केवल कुछ ही रंग देख पाते हैं,
लेकिन क्या होगा यदि हमारे पास एक ऐसा विशेष सेंसर हो जो सैकड़ों बहुत ही बारीक रंगों को देख सके, जो हमारी आंखों की क्षमता से कहीं परे हों? हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स यही काम करते हैं। ये सेंसर्स कई बहुत ही संकरी तस्वीरें कैप्चर करते हैं, जिनमें से प्रत्येक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है, अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक। जब इन तस्वीरों को एक साथ रखा जाता है तो वे एक हाइपर स्पेक्ट्रल क्यूब बनाती हैं। यह क्यूब पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न सामग्रियों के एक विशिष्ट फिंगरप्रिंट की तरह होता है। इसी वजह से हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी बहुत शक्तिशाली है। एग्रीकल्चर में यह हमें फसलों की पहचान करने और उनके हेल्थ या स्ट्रेस लेवल्स की निगरानी करने में मदद करती है। मिनरोलॉजी में यह महत्वपूर्ण खनिजों का पता लगाने में सहायक होती है। इसका उपयोग सर्वेलेंस और कई अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। थर्मल रिमोट सेंसिंग इस तथ्य पर आधारित है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं गर्मी छोड़ती हैं, जिसे थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है। यह गर्मी हमारी आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन विशेष सेंसर इसे पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे पृथ्वी की सतह से थर्मल एनर्जी को कैप्चर करते हैं, जिसमें भूमि, जल, बर्फ और यहाँ तक कि वायुमंडल भी शामिल है। ये सेंसर आमतौर पर इंफ्रारेड रीजन में काम करते हैं, विशेष रूप से 3 से 5 माइक्रोमीटर और 8 से 14 माइक्रोमीटर के बीच। वस्तुओं द्वारा छोड़ी गई गर्मी को मापकर हम थर्मल इमेजेस बना सकते हैं, जो एक क्षेत्र में तापमान के अंतर को दिखाते हैं। ये इमेजेस कई स्थितियों में बहुत उपयोगी है। उदाहरण के लिए, वे धुएं के माध्यम से भी जंगल की आग का पता लगा सकते हैं, शहरों में हॉटस्पॉट को उजागर कर सकते हैं, जिन्हें अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। प्रदूषण अध्ययन के लिए पानी के तापमान की जांच कर सकते हैं या ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी कर सकते हैं। कई वेदर सैटेलाइट्स और लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जैसे लैंडसैट दिन और रात दोनों समय इस डेटा को एकत्र करने के लिए थर्मल सेंसर ले जाते हैं। यहाँ दिखाई गई इमेज लैंड सरफेस टेम्परेचर का एक उदाहरण है, जिसे लैंडसैट 8 सैटेलाइट से एक थर्मल बैंड का उपयोग करके गणना की गई है। माइक्रोवेव सेंसिंग एक विशेष प्रकार का रिमोट सेंसिंग है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव हिस्से का उपयोग करता है। माइक्रोवेव में विजिबल या इंफ्रारेड लाइट की तुलना में लंबी वेवलेंथ होती है और ये उन्हें अद्वितीय लाभ देता है। ये लंबी वेवलेंथ बादलों, धुंध, धूल और यहाँ तक कि हल्की बारिश से भी गुजर सकती हैं। इसका मतलब है कि माइक्रोवेव सेंसर लगभग सभी मौसम की स्थितियों में पृथ्वी की भूमि, महासागरों और वायुमंडल के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं, और वे दिन और रात दोनों समय काम करते हैं। इन विशेषताओं के कारण माइक्रोवेव सेंसिंग कई एप्लीकेशंस के लिए बहुत उपयोगी है। इसका उपयोग मिट्टी की नमी को मापने, कृषि गतिविधियों की निगरानी करने, समुद्री बर्फ को ट्रैक करने और अक्सर बादलों से ढके रहने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव माइक्रोवेव सेंसर केवल पृथ्वी की सतह से आने वाली प्राकृतिक माइक्रोवेव एनर्जी को कैप्चर करते हैं। आप इसे इस तरह सोच सकते हैं कि हमारे कान कैसे ध्वनि सुनते हैं। वे कोई सिग्नल नहीं भेजते हैं, वे सिर्फ वही प्राप्त करते हैं जो पहले से मौजूद है। एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग अलग है और एक फ्लैश वाले कैमरे की तरह काम करता है। ये सिस्टम जैसे रडार, जिसका अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, पृथ्वी की ओर अपने स्वयं के माइक्रोवेव सिग्नल भेजते हैं। वे फिर मापते हैं कि उस एनर्जी का कितना हिस्सा वापस आता है और इसे वापस आने में कितना समय लगता है। यह न केवल हमें ये गणना करने में मदद करता है कि कोई वस्तु कितनी दूर है, बल्कि सतह और इसकी विशेषताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी देता है। रेडार रिमोट सेंसिंग में एल बैंड, सी बैंड और एक्स बैंड जैसे विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग किया जाता है। ये बैंड माइक्रोवेव वेवलेंथ की विभिन्न रेंजों का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक में विशेष विशेषताएं होती हैं जो इसे कुछ एप्लीकेशंस के लिए उपयोगी बनाती हैं। उदाहरण के लिए एल बैंड वेजिटेशन में गहराई तक प्रवेश कर सकता है,
जो इसे जंगलों के अध्ययन के लिए सहायक बनाता है। सी बैंड का उपयोग आमतौर पर बर्फ का अध्ययन करने और ग्लेशियरों की निगरानी के लिए किया जाता है। एक्स बैंड अपनी छोटी वेवलेंथ के साथ हाई रिजोल्यूशन मैपिंग के लिए सबसे अच्छा है, जहां फाइन डिटेल्स की आवश्यकता होती है। इन अंतरों के कारण सटीक रिमोट सेंसिंग अध्ययनों के लिए सही रडार बैंड चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में हम लाइडार को देखते हैं, जिसका अर्थ है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार की तरह ये एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, लेकिन माइक्रोवेव के बजाय लाइडार लेजर लाइट पल्स का उपयोग करता है। एक लाइडार इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर एक एयरक्राफ्ट या ड्रोन पर लगाया जाता है। ये जमीन की ओर लेजर लाइट के तेजी से पल्स भेजता है। सेंसर तब प्रत्येक पल्स को यात्रा करने, किसी वस्तु से टकराने और वापस लौटने में लगने वाले सटीक समय को मापता है। चूंकि प्रकाश की गति पहले से ही ज्ञात है और यात्रा के समय को मापा जाता है, इसलिए हम बहुत उच्च सटीकता के साथ वस्तु की दूरी की गणना कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पॉइंट्स का एक घना संग्रह बनाती है, जिनमें से प्रत्येक में सटीक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इन पॉइंट से हम जमीन और उस पर मौजूद वस्तुओं के बहुत विस्तृत 3D मैप्स बना सकते हैं। लाडार एक शक्तिशाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यह अत्यधिक विस्तृत डिजिटल एलिवेशन मॉडल बना सकती है, जो अक्सर कुछ सेंटीमीटर तक सटीक होते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक यह है कि यह पेड़ की कैनोपी के माध्यम से देख सकता है, जिसका अर्थ है कि यह घने जंगलों के नीचे भी वास्तविक जमीनी सतह का मैप बना सकता है। विभिन्न प्रकार के लाइडार सिस्टम होते हैं। कुछ सरल रेंज फाइंडर हैं जो केवल दूरी मापते हैं। डायल या डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन लाइडार का उपयोग वायुमंडल में गैसों को मापने के लिए किया जाता है। डॉपलर लाइडार चलती वस्तुओं की गति को माप सकता है। लेकिन लाइडार का सबसे आम और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रूप विस्तृत टोपोग्राफिक मैप्स बनाने के लिए है। मैपिंग से परे लाइडार का उपयोग फॉरेस्ट्री, अर्बन प्लानिंग और यहाँ तक कि आर्कियोलॉजी में भी किया जाता है, जहाँ इसने जमीन पर छिपी और प्राचीन विशेषताओं को खोजने में मदद की है। ठीक है, अब हम रिमोट सेंसिंग के कुछ महत्वपूर्ण फायदों को देखते हैं। पिछले कुछ दशकों में सैटेलाइट्स का उपयोग पृथ्वी के संसाधनों के बारे में बहुमूल्य जानकारी एकत्र करने और अध्ययन करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से किया गया है। रिमोट सेंसिंग ने हमारे संसाधनों का पता लगाने, मैप बनाने और हमारे एनवायरनमेंट की निगरानी करने के तरीके में सुधार किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह न केवल स्थानीय अध्ययनों के लिए काम करता है, बल्कि ग्लोबल मॉनिटरिंग के लिए भी काम करता है, जो हमें हमारे ग्रह की पूरी तस्वीर देता है। इसने हमारे पास मौजूद जानकारी की मात्रा और क्वालिटी दोनों में बड़े बदलाव लाए हैं। आज यह कृषि, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए सैटेलाइट इमेजरी बड़े क्षेत्रों में वेजिटेशन के अध्ययन और निगरानी के लिए बहुत उपयोगी है। ये मैप बनाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें जटिल स्पेशल जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ हम विशेष मैप्स बना सकते हैं, जिन्हें थीमेटिक मैप्स कहा जाता है, जो एक विशिष्ट विषय जैसे लैंड यूज़ या लैंड कवर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये मैप्स सॉइल टाइप्स भी दिखा सकते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन का समर्थन कर सकते हैं और कई अन्य बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ मैप बनाने से परे रिमोट सेंसिंग का उपयोग महत्वपूर्ण जल संसाधनों की योजना और निगरानी के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह हमें यह ट्रैक करने में मदद करता है कि कितना पानी उपलब्ध है और इसकी क्वालिटी कैसी है। कृषि में यह फसल की पैदावार का अनुमान लगा सकता है और कई कृषि गतिविधियों जैसे फसल स्वास्थ्य की जांच का समर्थन कर सकता है। रिमोट सेंसिंग आपदा प्रबंधन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बाढ़, जंगल की आग या तूफान जैसी घटनाओं से पहले, दौरान और बाद में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। एक और प्रमुख उपयोग शहरी नियोजन में है। यह हमें यह अध्ययन करने में मदद करता है कि शहर कैसे बढ़ते हैं और उन्हें किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। रिमोट सेंसिंग हमें स्पेशल फीचर्स और उनके कनेक्शन का अध्ययन करने की भी सुविधा देता है। ऐसा करके हम क्षेत्रीय पैटर्न, ट्रेंड्स और परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं, जिससे हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है कि हमारा ग्रह कैसे विकसित हो रहा है। रिमोट सेंसिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमें एक सिनॉप्टिक व्यू देता है, जिसका अर्थ है
कि हमें एक ही बार में बड़े क्षेत्रों की एक विस्तृत और पूरी तस्वीर मिलती है। दूसरा फायदा रिपीटेटिव कवरेज है, जो हमें यह ट्रैक करने की अनुमति देता है कि समय के साथ चीज़ें कैसे बदलती हैं। यह इसे विशेष रूप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं या शहरों के विकास का अध्ययन करने के लिए उपयोगी बनाता है। उदाहरण के लिए, गूगल अर्थ टाइमलैप्स दिखाता है कि 1985 से 2022 तक बेंगलुरु का विकास कैसे हुआ है। रिमोट सेंसिंग से इस तरह की हिस्टोरिकल इमेजेस हमें उन बदलावों को स्पष्ट रूप से देखने और अध्ययन करने में मदद करती हैं जो कई वर्षों में होते हैं। यहाँ दिए गए ग्राफिक्स दिखाते हैं कि रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं और उनका उपयोग इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। रिमोट सेंसिंग अप टू डेट जानकारी प्रदान करता है और यह डेटा आमतौर पर सटीक और विश्वसनीय होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि जानकारी को संख्याओं के साथ मापा और एनालाइज किया जा सकता है, जो विज्ञान और स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार रिमोट सेंसिंग नई डिटेल्स को उजागर करता है जिन्हें हम अन्य तरीकों से नहीं खोज सकते हैं। एक और बड़ा फायदा यह है कि यह पारंपरिक ग्राउंड सर्वे की तुलना में बहुत समय और मेहनत बचाता है। यह टेक्नोलॉजी हमें रिसोर्सेज का तेज़ी से अध्ययन और मूल्यांकन करने की अनुमति देती है, जो कई वास्तविक स्थितियों में बहुत उपयोगी है। ये सभी फीचर्स रिमोट सेंसिंग को आधुनिक जियोस्पेशल साइंस और इसके एप्लीकेशंस में एक प्रमुख टूल बनाते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। नमस्ते।